तो ये आज का जो वेबिनार है हम लोगों का 1 घंटे या सवा घंटे का होगा, जिसमें मैं करीब 20 मिनट या 25 मिनट आपके साथ में बेसिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करूंगा। बेसिक एस्ट्रोलॉजी के कुछ मुख्य तत्व बताऊंगा, और बाकी जो है मैं कुछ 15-20 मिनट आप लोगों के साथ में नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के बताऊंगा। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी क्या है, कृष्णमूर्ति पद्धति क्या होती है, उसका फायदा क्या है वो बताऊंगा। और उसके बाद में आप लोगों के कुछ मतलब एग्जांपल्स आपको देने के लिए आप लोगों को मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा। अपने आपके प्रश्न जो होंगे, जो भी बर्निंग क्वेश्चंस होंगे आपके, वो आप मुझे पूछ सकते हो। तो उसमें मैं आप लोगों को कुछ नंबर बताने के लिए कहूंगा, वो नंबर मुझे बताना है, ताकि मैं आपको यही आपको आपके प्रश्नों का हाँ या ना में उत्तर दे दूं कि आपका जो भी प्रश्न है या इशू है वो आप सफल होंगे, या अभी सफल होंगे, या कुछ देर बाद सफल होंगे, या सफल होने में थोड़ा समय लगेगा ऐसे, या नहीं होंगे। तो ये लास्ट में करेंगे। उसका उद्देश्य ये रहेगा कि हम जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे ना, उसमें ये पद्धति हम सीखेंगे कि हम किसी व्यक्ति का भी कोई अगर प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी बेसिक एस्ट्रोलॉजी में हमको क्या जानना चाहिए कि जो 12 घर होते हैं, एक हॉरोस्कोप में ना 12 घर होते हैं, दिखाता हूँ आपको। तो 12 घर में 12 घर के क्या क्या उसमें से क्या क्या देखते हैं, 12 घर के क्या क्या कारकत्व बोलते हैं, उसको सिग्निफिकेंस बोलते हैं कि हर घर में जो भी प्लैनेट है, जो राशि है, उससे हम कैसे एक व्यक्ति का प्रिडिक्शन कर सकते हैं, वो 12 घर के बारे में बताऊं। उसके बाद में हमारे जो राशि है ना, 12 राशियां रहती है, 12 साइंस, उसको अंग्रेजी में साइन कहते हैं, हिंदी में राशि कहते हैं। और ये जो 12 राशि रहती है, इनके नंबर्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 12 राशि के बारे में बताऊंगा, कि कौन से नंबर की राशि कौन सी है। और हमारे 9 प्लैनेट है गैलेक्सी में। ऐसे तो बहुत सारे प्लैनेट हैं, लेकिन मुख्य रूप से एस्ट्रोलॉजी में 9 प्लैनेट को महत्व दिया गया है। और बाहरी प्लैनेट भी रहते हैं दो, जैसे प्लूटो है, आपका यूरेनस है। तो ये बाहरी प्लैनेट है, इनका अभी हम नहीं सीखेंगे, हम खाली 9 प्लैनेट के बारे में जानेंगे। 9 प्लैनेट है ना, सूर्य चंद्र उसके साथ में, और बाकी के 7 प्लैनेट जो है, ये मंगल है, शनि है, गुरु है, शुक्र है, बुध है। तो अभी 9 प्लैनेट से हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे, व्हाट डू आई लर्न फ्रॉम द 9 प्लैनेट्स। और ये 12 राशि, इनका क्या कॉम्बिनेशन के बारे में कैसे जानेंगे कि हर राशि के स्वामी होते हैं ये प्लैनेट, ये हर एक प्लैनेट का कोई कोई राशि होती है, उसके बारे में जानेंगे। और ये 12 घर के बारे में इतना आपने भी अगर जान लिया, इसके साथ में एक दो चीज और जानना पड़ता है, जो जो कि हमारे एस्ट्रोलॉजी में जरूरी पड़ता है, कि कौन से राशि में कौन सा प्लैनेट उच्च का रहता है, अच्छा रिजल्ट देता है, और उसको उच्च और नीच कहते हैं, और किसमें अच्छे रिजल्ट नहीं देता, नीच का रहता है। तो कौन सा किसका मित्र है और कौन किसका शत्रु है, ये सीखते हैं बाद में। और जो 9 प्लैनेट है, इनके कौन कौन सी राशियां जरूर है, लेकिन उसमें से कौन सी राशि इनकी ज्यादा महत्वपूर्ण है वो, और इनकी दृष्टियां क्या है, हर एक प्लैनेट की दृष्टि रहती है, वो दृष्टि को कैसे देखते हैं ये जानते हैं। इतना आपने जान लिया ना, तो आप एक व्यक्ति का या अपना चार्ट को आप बड़े प्रेडिक्शन के लिए देखने के लिए आपको सुविधा हो। बेसिक में मैं आज आपको इतना ही अभी बताऊंगा कि ये प्लैनेट का महत्व क्या है, उसका राशि का महत्व क्या है, इनके स्वामी कौन है प्लैनेट के, और 12 घर के क्या क्या कारकत्व है, ठीक है? तो इसमें मैं पीपीटी दिखाऊंगा आपको, उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। आपको मेरा एक नंबर है व्हाट्सएप का, उसको लिख लेना है, मैं रिपीट करूंगा बार बार, ताकि आपको अगर मान लो इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए, और आपको इसका जो पीपीटी है वो चाहिए, तो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ बाद में। मेरा नंबर है 8895, मैं चार्ट पे लिख देता हूँ, 8895 428 755, ठीक है, 8895 428 755। मैं बाद में आपको चार्ट में लिख दूंगा।
so that you can 8895428755 ये नंबर है मेरा। और वैसे भी मैं आप लोग जिस ग्रुप में जो एग्रो एग्रीकल्चर ग्रुप है या जो भी ग्रुप से आए अग्निहोत्र ग्रुप है उसमें भी डाल दूंगा ताकि आप वहां से भी ले सकते हो। हम्म। हमारा ज्योतिष जो है ये जो ज्योति यानी हमारे जीवन का जो लाइट है उसके बारे में। और ईश्वर है ना, ईश्वर से जो ज्योति मिली उससे ज्योतिष का नाम पड़ा है। ये 6 आयुर्वेद के अंगों में से एक अंग है ये। और 6 वेद के अंग में से एक अंग है, वेदांग में से एक अंग है। और इसका इम्पोर्टेंस पहले मुहूर्त के लिए किया जाता था। मैं इसमें शॉर्ट इसलिए किया कि बाकी चीजें बताने के लिए आपको मैंने समय मिलेगा मुझे। ये 12 राशियां जो है ना ये स्थिर रहती है हमारे सौर मंडल में, सूर्य के आसपास घूमते रहते हैं। ये सूर्य है, उसके साथ में पृथ्वी है, फिर चंद्र है, और ये 12 राशियां हैं। ये 12 राशियां जो है इनमें ये बनती कैसे हैं, ये कुछ तारों से बनती है, कुछ स्टार्स से बनती है। और वो कुछ शेप दे देते हैं, वो अपने जो स्टार जो रहते हैं इनके साथ में, उसको नक्षत्र कहते हैं। हाँ, नक्षत्र भी होते हैं और दूसरे स्टार्स भी होते हैं। तो हर एक राशि में जो भी स्टार्स जिसके कारण वो बने हैं उसमें कुछ शेप आता है। तो शेप से पुराने पंडितों ने हमारे 3000 5000 साल पहले इसका ऐसा निष्कर्ष निकाला कि इस ये शेप का कुछ महत्व होगा, और उस शेप का नाम दिया। तो हर एक राशि का नाम उसी से पड़ा है। या किसी जानवर का नाम दे दिया, किसी में बैलेंस का नाम दे दिया। तो जैसा शेप है वैसा उसका नाम दिया गया है। तो ये 12 राशियों के बारे में अभी शॉर्ट में इतना ही बता दूंगा कि उनके नंबर क्या है, आप वो नोट कर लेना बाद में। कि नंबर बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है इसके जानना, क्योंकि हमारे जो चार्ट में है ना, वो चार्ट में वो 12 नंबर लिखे होते हैं। ठीक है? वो नंबर यानी राशि के नंबर होते हैं। वो जिस जो नंबर जिस घर में होता है उस राशि का उस घर के साथ संबंध रहता है, ऐसा मान। तो एरीज जो है ये इसको हिंदी में मेष राशि कहते हैं, एरिस या मीस। ये 1 नंबर राशि है। टॉरस या वृषभ ये 2 नंबर राशि है। एरिस और मेष जो है इसका आकार जो है मेढ़े के जैसा है या रैम के जैसा, एक मोटा बकरा होता है ना वैसे के जैसा। ये- और ये उसका क्या महत्व है कि वो बस सीधा चलते हैं। तो ये व्यक्ति भी वैसे, हम प्रेडिक्शन भी ये करते हैं कि अपने जीवन में आप चलायमान रहोगे और सीधा चलोगे और ऐसा एक्सेट्रा। उसके बारे में बताऊंगा। टॉरस जो है ये वृषभ, इसका जो आकार है दिखता है वो बैल के जैसा है, पर उसलिए उसका नाम वृषभ दिया है। बैल यानी स्थिर होता है, और बैठा तो बैठा और काम किया तो बहुत ज्यादा मेहनती होता है। हाँ, और तीसरा आता है ये जेमिनी, 3 नंबर राशि है। 1 नंबर मेष है, दूसरा है आपका टॉरस है या वृषभ है, तीसरा नंबर जेमिनी या मिथुन राशि है। मिथुन राशि में 2 व्यक्तियों का एक ऐसा दिखता है। ठीक है? तो इसलिए उसको मिथुन राशि कहा है। इसका महत्व है कि ये दोनों द्विस्वभाव होते हैं, और इनका कॉम्प्रोमाइजिंग होते हैं, और ये मिलनसार होते हैं, ऐसा सब। उस इसके नेचर के बारे में थोड़ा बात करूंगा आप थोड़े से। 4 नंबर राशि होती है, कर्क होती है। इसका नाम कैंसर है। ये अपने केकड़े के जैसा उसका स्वभाव होता है। ये जितने राशि स्टार्स हैं वो केकड़े के जैसे दिखते हैं। 5 नंबर राशि है, ये जो है लियो है, सिंह है। तो सिंह यानी उसका शेप होता है एक सिंह के जैसे। 6 नंबर राशि है, ये कन्या है, विर्गो है। इसमें एक कन्या धान लेके है, ऐसा उसका मान लगाया गया है। और लिब्रा जो है ये तुला, उसका एक तुला पकड़ा है एक व्यक्ति वैसा है, उसका वो शेप होता है लिब्रा यानी तुला का तुला। तो पहली 1 नंबर राशि होती है मेष, 2 नंबर मेष यानी एरिस, 2 नंबर राशि वृषभ होती है या टॉरस, 3 नंबर राशि जेमिनी या मिथुन, 4 नंबर आती है कैंसर या कर्क,
5 नंबर राशि होती है सिंह या लियो। 6 नंबर राशि होती है विर्गो या कन्या। 7 नंबर राशि हो लिब्रा या तुला। 8 नंबर राशि एक बिच्छू के जैसा होता है, वृश्चिक। तो वृश्चिक राशि है हम लोग का हिंदी नाम है या संस्कृत नाम है, और स्कॉर्पियो अंग्रेजी नाम है। तो वृश्चिक या स्कॉर्पियो 8 नंबर राशि होती है। सेजिटेरस या धनु ये 9 नंबर राशि होती है। सेजिटेरस जो होता है ये जैसे इसका आधा शरीर होता है एक घोड़े का, आधा शरीर होता है एक व्यक्ति बांध लेके है वैसा। तो सेजिटेरस राशि धनु 9 नंबर राशि होती है। 10 नंबर राशि होती है मकर या कैप्रिकॉर्न, राइट। मकर भी एक भेड़े के मेढ़ के जैसा ही कहा है, और फॉरेन में इसको थोड़ा सा क्रोकोडाइल के जैसा कहते हैं। तो कैप्रिकॉर्न या मकर, इसका नाम है कैप्रिकॉर्न या मकर। 10 नंबर राशि हुई है। 11 नंबर राशि है एक्वेरियस, एक व्यक्ति कुंभ लेके अमृत कलश लेके खड़े हैं, ऐसा है 11 नंबर राशि। एक्वेरियस या कुंभ राशि, उसको कुंभ राशि कहते हैं। 11 नंबर राशि। और आखिरी राशि है 12 नंबर राशि, ये मीन राशि होती है। इसमें भी दो व्यक्ति अपोजिट साइड में उनका चेहरा है, ऐसा उसका चिन्ह है। तो 1 नंबर राशि मेष हुई, 2 नंबर राशि वृषभ हुई, 3 नंबर राशि मिथुन हुई, 4 नंबर राशि कर्क हुई, 5 नंबर राशि सिंह हुई, 6 नंबर राशि कन्या हुई, 7 नंबर राशि तुला हुई, 8 नंबर राशि वृश्चिक हुई, 8 9 नंबर राशि धनु हुई, 10 नंबर राशि मकर हुई, 11 नंबर राशि कुंभ हुई, 12 नंबर राशि पाइसेस हुई। अब ये राशि के नंबर क्यों जानना है, इनके स्वभाव का उससे मालूम पड़ेगा। 1 नंबर राशि जितनी होती है, 1 नंबर, 2 3 के बाद 4 नंबर, 5 6 के बाद 7 नंबर, 8 9 के बाद 10 नंबर। 1 4 7 और 10, ये जो 1 2 3 फिर 4 5 6 7, 4 5 6 फिर 7 7 8 9 फिर 10। तो इनको चर राशि कहते हैं, मूवेबल राशि है। ये चलायमान होते हैं, ये व्यक्ति जो है हर वक्त अपने जीवन में चलायमान रहते हैं, उसलिए उनको मूवेबल राशि कहा गया है। उनको ऐसा डेफिनेशन दिया है मूवेबल राशि को, प्रिडिक्शन के लिए बहुत फायदा देता है, ये मैंने हेल्प करता है। ये दूसरी नंबर राशि होती है, दूसरी से तीसरा 2 3 4 के बाद 5, फिर 5 6 7 के बाद 8, 9 10 के बाद 11। तो 2 5 8 और 11, इसको स्थिर राशि कहते हैं, ये फिक्स रहते हैं। इसका मतलब क्या है, इनके डिसीजन स्थिर रहते हैं, और ये अपने जीवन में जो भी सोचते हैं, ये जो भी करते हैं वो स्थिरता से करते हैं। बहुत ज्यादा इनके जीवन में इनको सोचने में परेशानी नहीं होती, ये बुद्धिमान होते हैं। स्थिर राशि, इसको चलायमान राशि कहा है, इसको स्थिर राशि कहते हैं। और जो तीसरी राशि होती है, तीसरी है, तीसरे के बाद छठवीं सिक्स्थ है, सिक्स के बाद नाइन्थ है, नाइन्थ के बाद ट्वेल्थ है, राइट। 3 6 9 12 ऐसे ये चारों राशियां जो होती है 3 6 9 12, ये द्विस्वभाव राशि होती है। ये कॉम्प्रोमाइज, दो स्वभाव होता है इनके, अंदर एक है बाहर एक है। ये अच्छे मीनिंग में भी है और अदरवाइज भी है, कि ये जो है अपने मन की बात किसी को बताते नहीं है, ये समझ में नहीं आएगी इनकी बातें, या ये कॉम्प्रोमाइजिंग होते हैं, ये ज्यादातर मैनेजमेंट अच्छा करते हैं एटसेट्रा। तो कुछ कुछ स्वभाव इनके, हम इनके राशियों के शेप से, जो शेप कैसा होता है, एरिस का शेप होता है जैसे मैंने कहा राम के जैसा सीधा चलना है। इनका शेप होता है वृषभ का जैसा बैल है, बैठा और चला, जब बहुत मेहनती होते हैं और बैठे तो बैठ गए। जेमिनी का स्वभाव होता है, ये रोमांटिक रहते हैं और द्विस्वभाव है, तो वैसा उनका प्रेडिक्शन होगा। ये कैंसर का स्वभाव, ये फिर से चर राशि हुई, कर्क है कि ये पानी में रहते हैं, जलीय है, इमोशनल होते हैं बहुत। सिंह का स्वभाव होता है ये माय वे और हाई वे, यानी मेरी मानो या मैं आपकी तो मानने वाला। सिंह है, जंगल का राजा है, लियो है, वैसा उसका स्वभाव है। और स्थिर राशि है, वो अपने डिसीजन में स्थिर रहते हैं। विर्गो है, कन्या है, कन्या जो रहती है ये धान पकड़ के, इसका सब यही है कि समृद्धि में ये काम देता है। और ये दुस्वभाव राशि है, फिर से ये भी कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर की है। और लिब्रा जो रहती है तुला, ये स्थिर राशि है, फिर से स्थिर सॉरी चर राशि आ गई। तुला में बैलेंस होता है,
फिर से ये स्थिर राशि आ गई स्कॉर्पियो, जो वृश्चिक है, वृश्चिक राशि है, छुप के रहती है। बिच्छू कहाँ छुप के रहता है, तो ये सब इनके सीक्रेट्स बताते नहीं किसी को, या पता नहीं चलेगा और अगर इनको किसी ने कुछ आघात पहुंचाए तो पीछे से वार करेंगे, ऐसा उसके बारे में जानेंगे। सेजिटेरस है, ये आधा मेहनत करने वाले भी हैं और बुद्धिमान भी है। आधा शरीर का एनिमल के जैसा है, आधा शरीर व्यक्ति के जैसा है, और फोकस्ड है बहुत। धनु राशि, ये धनु राशि कहते हैं। फिर उसके बाद में कैप्रिकॉन है, मकर राशि है। मकर राशि भी चलायमान है, सीधा चलते हैं, और ये भी अपने जीवन में गोल रखते हैं काफी, और काफी ग्रो करते हैं। एक्वायरियस है, बुद्धिमान राशि है, दूसरा स्थिर राशि है। कुंभ, कुंभ है इसका ये एक व्यक्ति है, कुंभ लेके, अमृत कलश लेके, ये लोगों में ज्ञान बांटते हैं, या बुद्धिमान है। पाइसेस है, द्विस्वभाव राशि है। फिर से जलीय राशि है, इमोशनल भी हुआ और द्विस्वभाव हुए। ये जितने भी 3, 6, 9, 12 ये राशियां हैं, ये ये द्विस्वभाव राशि होगी। 2, 7 और 8 और 11 ये होगी स्थिर राशियां। और 1, 4, 5, 1, 4, 7 और 10 ये हो गई चर चर राशि। ये इतना भी आपने राशि के बारे में जान लिया ना, तो आप एक प्रेडिक्शन कर सकते हो किसी व्यक्ति, ठीक है। अब राशि के जानने के बाद में क्या जानना है, 9 प्लैनेट के बारे में जानेंगे, ठीक है? तो 9 प्लैनेट क्या है, देखो ऐसे ये याद करने के लिए सबसे बेस्ट है। और जो नंबर लिखे हैं ना, ये राशि के स्वामी हैं। जो जो नंबर्स वहां लिखे हैं उनके ऊपर में उन राशियों के वो स्वामी होते हैं। तो ये सूर्य जो है ये राजा है, या सूर्य है पिता है घर का, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं ये लोग, ये सबको संभालते हैं। उनका स्वभाव होता है कि कंट्रोल करना, ऑर्गेनाइज करना, और जरूरत पड़ने पे गुस्सा होना, और जरूरत पड़ने पर उनकी एनर्जी बहुत होती है, उनमें इम्यूनिटी अच्छी रहती है। तो सूर्य का जो स्वभाव है वही लोगों में प्रकाश बांटते हैं। सूर्य लोगों को संभालते हैं, हमारे पूरे पृथ्वी को, हमारे पूरे जीवन को, बिना सूर्य का हमारा जीवन चलेगा नहीं। तो ये 5 नंबर जो राशि होती है सिंह राशि, उसके मालिक होते हैं सूर्य जो होते हैं। अभी साइड में लिखा है, ये 4 नंबर राशि यानी कर्क राशि है, इमोशनल राशि है कर्क। ये जो है अपने तन से जुड़ा है, पूरे बॉडी से जुड़ा है, जो हमारा सूर्य जो है। और 4 नंबर जो राशि है चंद्र की राशि है, वो मन से जुड़ा है, चंद्रमा मनुष्य जात। तो ये कर्क राशि है। कर्क राशि के स्वभाव स्वामी हो गए 4 नंबर, यानी चंद्र की राशि। तो चंद्रमा कौन है, चंद्रमा नर्चरिंग है। चंद्रमा कौन है, मदरली है। चंद्रमा कौन है, ये हमें ठंडक पहुंचाती है। चंद्रमा कौन है, उसमें बदलाव आता है। हर 15 दिन में वो अमावस्या होती है, 15 दिन में ये या पूर्णिमा आती है, उसमें बदलाव बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। तो ये ऐसा स्वभाव है एक व्यक्ति का, आप बता सकते हो। और उसकी 4 नंबर राशि का भी स्वभाव है ना, 4 नंबर राशि स्थिर चौलायमान राशि है। तो 3 नंबर राशि जो है और 6 नंबर राशि है, यानी मिथुन और कन्या, ये दोनों, ये बच्चा है। बच्चा कौन है, बुध है। ये बुध जो होता है बुद्धिमान है, लेकिन बच्चा है। वो जैसे जिसके साथ रहेगा वैसा व्यवहार करता है। ये जिस ग्रह के साथ, ज्यादातर वो अपने पिता के साथ चलता है। यानी बुध बुध जो ग्रह है वो हर वक्त जो है सूर्य के पास पास रहता है, बुध भी और शुक्र भी। तो ये दोनों सूर्य के साथ चलते हैं। जो घूमते हैं ना अपने सौर मंडल में, तो सूर्य जहां होगा उसके बस आगे पीछे ही बुध होता है और शुक्र होता है। तो इसका महत्व है, बताऊंगा बाद में। तो 3 नंबर और मिथुन राशि और कन्या राशि ये होती है हमारे बुध की। और बुध कौन है, बच्चा है। बुध कौन है, इंटेलिजेंस है। बुध कौन है, एंजॉयमेंट है। बुध कौन है, खेलना पसंद करता है। बुध कौन है, द्विस्वभाव है। दोनों द्विस्वभाव राशि है कि घड़ी में तोड़ा, घड़ी में मासा, और कभी कॉम्प्रोमाइजिंग भी है। बुध कौन है, जिसके साथ जैसा वैसा रहेगा। तो उसका वो स्वभाव मिल गया हमको, सूर्य का स्वभाव मिल गया हमको, चंद्र का स्वभाव मिल गया, उसकी राशि मिल गई। बुध की 2 राशियां होती है, 3 और 6 नंबर, वो मिल गया। तो 4, 5, 3, 6 हो गया। अब 2 और 7, 3, 6 के पहले दो दो है, 6 के पहले 7 है, 3 के पहले 2 है। तो ये दोनों देखो प्रिंसेस दिखाया। प्रिंसेस यानी क्या, सजना, संवरना, शौक करना, ये आपके संवारना, रोमांस, ये सब शुक्र का काम है।
वैसे तो शुक्र को दैत्यों का गुरु माना है, लेकिन शुक्र का मेन काम है लग्जरी। शुक्र का मेन काम है, एक सेकंड, मैं प्रोग्राम में हूँ, बाद में बात करता हूँ। तो शुक्र का जो स्वभाव है वो है सजना संवरना। तो शुक्र का रिलेशन कैसे, एक प्रिंसेस के जैसे है। ये जिसका शुक्र अच्छा होगा उसको सजना संवरना पसंद होगा, उसको एरिस्टोक्रेटिक पसंद होगी, उसको अच्छी गाड़ियां पसंद होगी, उसको बड़ा घर ये ना सजा घर सजाना पसंद होगा, अपने आप को सजाना पसंद होगा। वैसे उसको देखते हैं। वैसे शुक्र का संबंध है। और 2 नंबर राशि जो होती है वृषभ राशि होती है, स्थिर होती है। ये अपने जीवन के डिसीजंस स्थिरता से रहते हैं। 7 नंबर राशि है, ये चर स्वभाव की होती है, ये तेज होती है, चलायमान होती है। वो अपना राशि का स्वभाव अपना रखते हैं, ये अपना सजने संवरने का स्वभाव भी रखते हैं, अपने लग्जरी का स्वभाव रखते हैं, ऐसा तो ये शुक्र की राशियां हैं 2 और 7 नंबर। तो अभी हमारे कितने प्लैनेट हो गए? 3 प्लैनेट, एक सूर्य हो गया, फिर उसके बाद चंद्र हो गया, बुध हो गया 3 नंबर, और फिर हो गया शुक्र हो गया। और ये जो वॉरियर दिखाया है, लड़ाई करने वाला वॉरियर, ये है मंगल। तो मंगल की जो राशियां रहती है, 1 नंबर राशि रहती है मेष, जो कि चलायमान है, और 8 नंबर राशि है वो स्थिर होती है उसकी। तो मंगल का जो क्या क्या स्वभाव है, आर्गुमेंट करना, चलाना, डिसिप्लिन लाना। एक योद्धा में डिसिप्लिन होता है ना, क्या डिसिप्लिन लाना, उसमें एनर्जी बहुत होती है, जीवन में मेहनत बहुत करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। आनंद, हाँ मैं बाद में क्वेश्चन आपका आंसर करता हूँ। 12 और 9 नंबर राशि, 9 नंबर यानी धनु की राशि हुई, और 12 नंबर यानी मीन की राशि हुई, ये मीन राशि हुई। ये दोनों गुरु की राशियां हैं। गुरु के कैसे बड़े बड़े काम लिए हैं, बड़ा सा चेहरा दिया है, क्योंकि गुरु ज्ञान के दाता है, ये ज्ञान देते हैं और धर्म धर्म को पालन करते हैं। तो धर्म को पालन कर, ये लड़ाई करने वाले, ये आर्गुमेंट करने वाले, ये डिसिप्लिन लाने वाले, ये मेहनत करने वाले मंगल, ये सजने संवरने वाले शुक्र, ये बुध है जिसके साथ में है वैसे व्यवहार करने वाले, खेल करने वाले, मौज करने वाले, मस्ती करने वाले, रोमांटिक है। 4 नंबर है जो चंद्र है, वो इमोशनल है, नर्चरिंग है ये, और मन के अधिष्ठाता है। और सूर्य जो है आपका एडमिनिस्ट्रेटर है। तो गुरु ये लोगों को ज्ञान देते हैं। आखिरी में बचे 11 और 12 नंबर, यहाँ दिख नहीं रहा, वो शनि की राशि है। शनि की राशियां दोनों कुंभ राशि और मकर राशि। कुंभ राशि और मकर राशि शनि की है। और शनि का क्या स्वभाव है, जज करता, वो जजमेंट। शनि जो अपने जीवन में सही नहीं चलता, अपने जीवन में मॉरलिटी नहीं रखता है, उसको दंड देता है। उसको जज कहा गया है। शनि के जो लोग स्ट्रांग होते हैं वो लोग वैसे ही प्रोफेशन में काम करते हैं। वो वकील बनेंगे, जज बनेंगे, लोगों को जज करेंगे, वो डिसिप्लिन करेंगे। जो गुरु की राशियों के जो जन्म है, वो गुरु के जैसे व्यवहार करेंगे, धर्म में ज्यादा विश्वास रखेंगे, धर्म में आस्था रखेंगे, लोगों को ज्ञान देंगे, ज्ञान बांटेंगे, अपने जीवन का ज्ञान बढ़ाएंगे। जो मंगल वाले होंगे, 1 नंबर मेष राशि और आपके वृश्चिक राशि वाले, इनका क्या रहेगा कि ये डिसिप्लिन लाएंगे जीवन में, आपके सही सही समय में आर्गुमेंट करने में सक्षम रहेंगे, अच्छे वकील ये भी बनते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई चैलेंजिंग काम हो ये करेंगे, ऐसा। और आपके शुक्र जो है, शुक्र सजना सवरना, राइट, इनका बहुत बोलने का तरीका, मंगल का अगर तीखा होगा या सूर्य का अगर तीखा होगा, तो शुक्र वालों का और चंद्र वालों का बहुत सॉफ्ट होगा बात करने का तरीका, ये होते भी सुंदर है और ये बच्चे जैसा व्यवहार करते हैं, जितने मजाक करते हैं, मिमिक करते हैं, गाना गाते हैं। ये भी शुक्र वाले भी ज्ञान अपने वैसे आर्ट से संबंध रखते हैं, अच्छा आर्टिस्ट होंगे, अच्छे गाने वाले होंगे। तो ये 9 प्लैनेट है, और ये 12 राशि है, उनके साथ में संबंध कैसे जोड़ना, संबंध 1 8, ये दोनों 1 और 8, ये दोनों हो गए मंगल के। उसके साथ साथ नीचे 2 7, 8 के नीचे 7, इसके 1 के बाद में 8, 2 7 ये चंद्र शुक्र के, 3 6
ये बुध के। 4 नंबर अकेला राशि है चंद्र का, 5 नंबर अकेला राशि है सूर्य का। ये और 12 और 9 यानी धनु और मीन ये दोनों गुरु के, और 10 और 11 कैप्रिकॉर्न यानी मकर और कुंभ ये दोनों शनि के। तो ये 9 प्लैनेट हुए और ये 12 राशियां हुई। अब इसके बाद में इसका वही समझाया गया है यहाँ पे। ये, हाँ, आपको ये भेजूंगा तो आपको याद भी आ जाएगी। तो इसमें क्या है, इनके तत्व रहते हैं, हर एक राशियों के तत्व रहते हैं। तो मेष राशि होती है 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर है। ये इसको धर्म त्रिकोण कहते हैं। इनका तत्व रहता अग्नि तत्व की राशियां हैं। 1 नंबर मेष, 5 नंबर सिंह, 9 नंबर, यानी उनमें वो एनर्जी होती है, अग्नि तत्व की एनर्जी होती है ये। और इनका जीवन में कैसा है कि चलायमान रहेंगे, ये गोल ओरिएंटेड रहेंगे, प्लानिंग ओरिएंटेड रहेंगे, डिसिप्लिन ओरिएंटेड रहेंगे, सत्वा ओरिएंटेड। ये लोग ये अपने जीवन में प्योरिटी चाहेंगे, किसी भी काम में माने अगर कोई चीज गलत हो रही तो सहन नहीं करेंगे ऐसा। ये पृथ्वी तत्व के जो है, पृथ्वी तत्व यानी संचय संचय करते हैं, ये अर्थ त्रिकोण है, अर्थ से जुड़े हैं। तो वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि ये तीनों पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। और इनके पास में वृषभ राशि वालों के पास में धन संचय रहेगा, कन्या राशि वालों के पास में ज्ञान संचय होता है, मकर राशियों के पास में पुरुषार्थ संचय होता है। ये तीनों अर्थ तत्व की राशियां हैं। मिथुन, तुला और कुंभ ये तीनों काम तत्व की राशि यानी डिजायर्स, इनमें डिजायर्स होती है, दे रन आफ्टर डिजायर्स, वेयर दैट्स व्हाई दे आर मोर सक्सेसफुल एंड देर इंटेलिजेंट। मिथुन, तुला और कुंभ ये तीनों भी डिजायर से जुड़े हैं, या उनको काम तत्व की राशियां कहते हैं। और 4 कर्क, वृश्चिक और मीन ये तीनों जो द्विस्वभाव राशियां हैं, ये वायु तत्व की थी मिथुन, तुला और कुंभ। और जल तत्व की राशियां कर्क, वृश्चिक और मीन ये मोक्ष त्रिकोण की राशियां हैं। दे रन आफ्टर लिबरेशन एंड स्पिरिचुअलिटी, राइट। अभी ये एक टेबल है इनके स्वामित्व का, कौन कौन से प्लैनेट कौन सी राशि को रूल करते हैं या किसके स्वामी हैं, ठीक है। मैं आपको घर के बारे में बताना चाहूंगा। ये देखिए 3 प्रकार के चार्ट है। ये एक नॉर्थ इंडियन चार्ट है जो सबसे ज्यादा चलन में आता है, बीच वाला। ये जो पहला घर होता है इसको लग्न कहते हैं यहाँ पे। लग्न क्या क्या होता है, चंद्र की एक राशि होती है और उससे देखा जाता है, लग्न से भी देखा जाता है। लग्न क्या होता है, हर 2 घंटे में चेंज होता है, हर दिन एक लग्न, एक दिन में 12 लग्न रहते हैं। और जब एक बच्चा जन्म होता है पूर्वी क्षितिज में, नॉर्थ ईस्ट ईस्ट जो इसमें जो भी राशि चल रही होगी उसको लग्न कहते हैं, और वो 2 घंटे तक रहेगी उस घर में। तो क्योंकि वो 2 घंटे तक है, उसका प्रेडिक्शन ज्यादा परफेक्ट होता है। तो उसलिए जो नॉर्थ इंडियन चार्ट में उसका पहला घर होता है लग्न। बाकी जो यहाँ लेफ्ट साइड में दिया है ईस्ट इंडियन चार्ट है, और ये साउथ इंडियन चार्ट है। इनमें ये 12 घर जो है नॉर्थ इंडियन के, इसमें जो घर फिक्स रहते हैं, ये पहला घर है, दूसरा घर है, तीसरा घर है, चौथा घर है, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां। ईस्ट इंडियन चार्ट में और साउथ इंडियन चार्ट में 12 राशियां फिक्स रहती हैं, और घर अपने बदलते हैं। जहां भी एसेंडेंट लिखा होगा, या ये एसेंडेंट यहाँ लिखा है 4 नंबर, यानी ये पहला नंबर घर हुआ उनका, और यहाँ भी 4 नंबर एसेंडेंट या पहला नंबर घर लिखा है। ये रामचंद्र जी का एक कुंडली है, उसके ऊपर से समझाया गया है कि जो भी नंबर इस घर में लिखे होंगे यहाँ या नॉर्थ इंडियन चार्ट के, वो उनकी राशि हुई है। पहला नंबर घर, ये दूसरा नंबर, तो 12 घर घर के नंबर बताए मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको मैं समझाना चाहूंगा आप लोगों को, ये नॉर्थ इंडियन चार्ट से। तो पहला जो चार्ट है ये आपका लग्न है, ये आपका सोल है, आपकी आत्मा है, ये आपका शरीर है, और आपकी पर्सनालिटी है। तो पहले नंबर घर में जो भी राशि और प्लैनेट होगा, उसके हिसाब से हम आपका जो आप कैसे हो, आपकी आत्मा कैसी है, आपका शरीर कैसा ऊंचा रहेगा, कब छोटा रहेगा, कद रहेगा, पर्सनालिटी आपकी कैसे रहेगी जीवन में, उसके बारे में हम बताएंगे। दूसरा नंबर जो घर होता है उसमें जो भी राशि होगी और जो भी प्लैनेट होगा उसको जोड़ेंगे हम किससे, परिवार से।
उसके परिवार के वेल्थ से। ये धन, इसको तन का भाव कहते हैं, इसको धन का भाव कहते हैं, दूसरा नंबर। और कम्युनिकेशन का भी भाव है, दूसरा नंबर जो घर है वो कम्युनिकेशन का भी भाव है। तीसरा नंबर जो घर है, ये हमारे जीवन में हम मेहनत जो करते हैं, ये धन कमाने के लिए और तन को अच्छा रखने के लिए, ये वो मेहनत का। दूसरा तीसरा नंबर घर का इंपॉर्टेंस क्या है? अपने भाई बहन, सिबलिंग। तीसरे नंबर का और इंपॉर्टेंस क्या है? वही अपना नेबर। चौथा नंबर घर जो है, इससे हम माँ का विचार करते हैं। जैसे पहले नंबर घर से अगर पिता का विचार होगा, तो दूसरे नंबर घर से परिवार का होगा, तीसरे नंबर घर से भाई बहन का होता है, चौथे नंबर घर से माँ का विचार होता है, चौथे नंबर घर से हमारे घर का विचार होता है। घर जो बनाते हैं हम, अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं, होम, उसका विचार होता है, व्हीकल का विचार होता है, और हमारे प्राइमरी एजुकेशन का विचार होता है चौथे घर से। पांचवें घर से जो है, ये हमारे बुद्धि का विचार होता है, हमारे क्रिएटिविटी का विचार होता है, और ये बच्चे होने का विचार होता है, जो हमारे जीवन में आपका पहला घर है। पांचवा घर आपके बच्चे का है। ये बच्चे आपके होंगे नहीं होंगे, क्या वो पांचवें घर से विचार होंगे, आपके बच्चे कैसे निकलेंगे वो पांचवें घर से विचार विचार करते हैं। छठवां घर जो है, आपके छुपे हुए शत्रु, जीवन जीवन में जो भी शत्रु है, आपकी छोटी मोटी बीमारियां, कभी सर्दी हुई, खांसी हुई, कभी कुछ बीमारियां लगी रहेगी, या हमारा लोन लेते हैं हम जीवन में किसी प्रकार का ऋण, तो रोग, रिपू और ऋण, उसका नाम ही दिया है छठवें घर का। फिर सातवां जो घर है, ये आपके आपके अपोजिट है, ये उसके सामने सामने का घर है। ये आपके अपोजिट यानी आपके पार्टनर का घर है, ये आपके लाइफ बिजनेस पार्टनर का भी और लाइफ पार्टनर का भी। ये आपके वाइफ का या हस्बैंड का घर है, राइट, मैरिज पार्टनर का या बिजनेस के पार्टनर का घर है। आठवां घर है, इसको आयु का घर कहते हैं, क्या, आयु स्थान कहते हैं। और इसको यहाँ से छिपी हुई वस्तुओं का भी, जैसे मेट्रोलॉजी कोई सीख रहा है, या कोई खेती बाड़ी करता है, छिपी हुई जमीन के नीचे की वस्तुओं का विचार होता है। और क्योंकि आपके घर से दूसरा घर, ये आपका परिवार है, आपके वाइफ या हस्बैंड से दूसरा घर, ये आठवां घर होता है। तो ये उनके आपके ससुराल का घर हो गया, ये आपके ससुराल का घर हो गया। अभी तक मैंने रिलेशन कैसे बताया, ये आप हो, ये आपका शरीर है। दूसरा नंबर आपका परिवार है, तीसरा नंबर आपके भाई बहन है, चौथा नंबर आपकी मदर का है, पांचवा नंबर आपके बच्चे का है, छठवां नंबर आपके मदर के भाई बहन का है यानी मामा का है, सातवां नंबर आपके हस्बैंड या वाइफ का है, आठवां नंबर आपके ससुराल पक्ष का है, नौवां नंबर आपके पिता का है, आपके पिता का हुआ नौवां नंबर। नौवां नंबर से धर्म देखा जाता है। हम जीवन में जो भी धर्म निभाते हैं उसके बारे में देखा जाता है। 10वां नंबर जो होता है, ये आपके करियर के बारे में देखते हैं। हम जो भी नौकरी पेशा करेंगे जीवन में, पहला घर ये 9वां धर्म है, तो 10वां कर्म है। 11वां घर है जो हमारे जीवन में जो भी कुछ लाभ मिलेगा, हम कर्म करेंगे उससे जो भी हम कमाएंगे। हम जीवन में जिस जिस अगर अच्छा पुरुषार्थ करेंगे उससे जो कमाएंगे, हमारे शादी होगी उसका, उससे जो फायदा मिले, जो भी फायदा, नॉट डाउरी नहीं, हमारे जीवन में लाभ होगा। बच्चे होते हैं, वो लाभ है, जीवन का लाभ है। आपके जीवन लाइफ में एक और व्यक्ति ऐड होगा उसका। तो 11वें नंबर से सभी प्रकार के लाभ देखे जाते हैं। 12वां नंबर जो घर है, वो एक नंबर से पीछे का घर है। सभी नंबर के घर के पीछे के जो नंबर है उसका लॉस है। ये 12वां घर को व्यय भाव कहते हैं, व्यय भाव, लॉस का घर है। 12वें घर से दो तीन चीज का विचार होता है। जेल का विचार होता है, वो जेल जाना आना। अस्पताल का विचार होता है। फॉरेन, घर से दूर जाने का विचार होता है, फॉरेन का विचार होता है। तो फॉरेन जाने के लिए 12वां घर देखते हैं। और बेड प्लेजर का, बेड प्लेजर का विचार होता है 12वें घर से। तो इसको शॉर्टकट में कैसे बताते हैं, इसको, इसका नाम रखा है 12 घर का। एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, 12 घर तो है। पहला नंबर तन भाव है, दूसरा नंबर धन भाव है, तीसरा नंबर पराक्रम भाव है, चौथा नंबर सुख भाव है, माँ सुख देती है ना सुख का भाव है। पांचवा नंबर जो पुत्र का, पुत्री का भाव है। छठवां नंबर रोग रिपुरण का भाव है। सातवां नंबर, इसको भाव कहते हैं घरों को। आठवां, सातवां नंबर है हमारे दारा यानी वाइफ या हस्बैंड का भाव है, पति पत्नी का या पार्टनर का भाव है। आठवां नंबर घर जो है, ये आयु का भाव है। नवा नंबर घर है धर्म का भाव है, पिता का भाव है। बट ये कर्म का भाव है 10वां। 11वां नंबर लाभ का, 12वां नंबर व्यय का। मैंने अभी तक आपको 12 राशि, 9 प्लैनेट और घर के बारे में बताया। अब ये जो ज्योतिष विद्या है,
ये तीनों का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, उसको सीखना है। ये अगर आपने सीख लिया कि कौन सा प्लैनेट किस राशि में रहने से उच्च का रहेगा या अच्छा रिजल्ट देगा, कहाँ रहने से नीच का रिजल्ट रहेगा, किस प्लैनेट का कौन सा दूसरा प्लैनेट शत्रु होता है, या कौन सी राशि शत्रु की है या मित्र की रहे, मित्र के घर में है शत्रु के घर में, और उनकी दृष्टि कहाँ है, इतना आपने जान लिया तो आपको एक चार्ट देखने में मदद मिलेगी। अभी मैं केपी के बारे में बताने से पहले आनंद जी का कोई प्रश्न है वो आप पूछ सकते हो अनम्यूट करके, बताइए आनंद जी, आप कुछ पूछ रहे थे। आनंद लाल जी, नहीं, अच्छा कोई बात नहीं। अभी तक ये जो ज्योतिष के बारे में मैंने बेसिक्स बताया ये क्लियर है क्या? अच्छा लगा? ठीक है, ठीक, अच्छा लगा तो अपने आप को आप क्लैप कर लो, मेरे लिए क्लैप कर दो, ऊपर थम्स अप दिखा दो। तो वो गाना गाते हैं, डांस करते हैं, जो जोक करते हैं, जो अच्छी बात, अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, क्या बोलते हैं, और ताली बजाओ क्या, ताकि मेरा और भी उत्साह बढ़े। तो एनीवे, मैं अभी आपको थोड़ा प्रश्न कुंडली के बारे में और कृष्णमूर्ति पद्धति नाड़ी के बारे में बताना चाहूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आने वाला जो कोर्स करने वाला हूँ वो 7 तारीख का जनवरी से शुरू होगा, 7 जनवरी से, हफ्ते में एक ही होगा, इसलिए कि 6 दिन आप आराम से पढ़ो, अपना दूसरा काम करो और अब एस्ट्रोलॉजी भी सीखो। ये ज्यादा तो उन लोगों के लिए है जिनको एस्ट्रोलॉजी सीखना जरूर है, कोई प्रोफेशन भी बना सकता है, नहीं भी बनाए तो अपना कब से कब देख सकते हैं, अपने परिवार वालों का देख सकते हैं, और शौकिया आप एक नॉलेज मिल गया आपको, अच्छा है? तो वैसा भी है, और बस हफ्ते में एक बार देना है, खाली 2 घंटे का। और इसमें क्या होता है, हम हमारा रिकॉर्डिंग जो भी हमारा, जैसे पीपीटी दिखा रहा हूं मैं आपको, ये सबको शेयर करता हूँ। कभी आपने 1-2 क्लास मिस किया तो रिकॉर्डिंग देख सकते हो, फिर उसके बाद में प्रैक्टिस क्लासेस भी करते हैं इसके साथ में। अभी ये जो पर्टिकुलर कोर्स होगा ये 15 या 16 क्लासेस का होगा। इसमें मैं 7-8 क्लास आपको करीब एस्ट्रोलॉजी के सिखाऊंगा, और 5-6 क्लास में नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के सिखाऊंगा। नाड़ी यानी, नाड़ी इसलिए कहते हैं ताकि नक्षत्र के जो भाव रहते, गुण रहते हैं, वो उसमें लिया गया है, वो एज गुड एज नाड़ी है हमारे जीवन पे, जो शरीर में नाड़ियां है उसका नाम है नाड़ी। उसको कृष्णमूर्ति पद्धति कहते हैं, कृष्णमूर्ति पद्धति। ये साधारण जो हम लोग अभी राशि के बारे में जाने, ये राशियों का जो महत्व होता है, इसमें एक चीज मैं रह गया बताना। हर एक राशि के 3-3 नक्षत्र होते हैं, तो नक्षत्रों से राशि का एक स्वभाव जानते हैं। एक घर की जो एक घर का जो मान होता है वो 30 डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का। पूरा जो सर्कल है 12 घर का, वो 360 डिग्री का मान होता है उसका, है? अब एक प्लैनेट कौन से डिग्री में बैठा है, वो 30 डिग्री में, है? उससे हमको प्रेडिक्शन करना है, तो कृष्णमूर्ति पद्धति में उसको सटीक बताया गया है। कृष्णमूर्ति पद्धति में जो टाइमिंग ऑफ इवेंट, यहाँ हम ये बता सकेंगे, आप देखिए कि 12 घर, 9 प्लैनेट और 12 राशियों के को देख के आप ये बता सकोगे कि ये व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, उसके भाई बहन के साथ में कैसा है, उसका शादी होगी कि नहीं, उसके जीवन में अच्छा कब आएगा, उसकी आयु कैसी रहेगी, उसका जो भी कुछ है। लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति में वो कब होगा ये सटीक निकल के आता है, एटलीस्ट 90 to 95%, राइट, इसमें सटीक ये प्रेडिक्शंस होते हैं। उसमें से एक होता है प्रश्न कुंडली। तो उसमें वो करते कैसे हैं उसको, ये बेसिक एस्ट्रोलॉजी जो है इसी को यूज किया जाता है, बेसिक एस्ट्रोलॉजी को यूज किया जाता है। उसमें 12 जो घर मैंने भी बताया आप लोगों को, उसका महत्व होता है कि कौन से प्लैनेट का नक्षत्र इन 12 घरों को दिखा रहा है, या 12 घरों से संबंध रखता है, कौन से घर से संबंध रखता है। मान लो मैंने आपको अभी कहा 7वां घर आपके लाइफ पार्टनर का है, और कृष्णमूर्ति पद्धति में क्या होता है, लाइफ मैरिज कब होगी अगर देखना है। दूसरा घर मैंने कहा आपको कि परिवार का होता है, और मैंने 11 घर थोड़ा स्ट्रेस भी किया कि आपके जीवन में लाभ, यानी एक पार्टनर आया आपके जीवन में, लाभ आया, तो 11वां घर होता है लाभ का होता है। तो हम कृष्णमूर्ति पद्धति में देखते हैं कि कौन सा नक्षत्र इनका है जो कि 2, 7 और 11 इन तीनों घरों को प्रभावित कर रहा है, और वो कब कर रहा है उसके जीवन में, कब करेगा।
वो कब निकाल निकाल के हम बता सकते हैं व्यक्तियों की किसकी शादी कब होगी। ये अगर ज्यादा भी इसको नहीं डीपली आपने अगर स्टडी भी किया बाद में, ये भी बता सकेंगे कि किस दिन होगी किस समय में होगी। ये इतना सटीक होता है प्रश्न कुंडली का, ये कृष्ण केपी कुंडली का। केपी में एक चीज का महत्व होता है, प्रश्न कुंडली। हर हर प्रश्न से हर व्यक्ति का जो भी इशू है, किसी का मान लो शादी के बारे में पूछना है, किसी को करियर के बारे में जानना है, किसी को अपने जीवन के हेल्थ के बारे में जानना है, किसी को अपने लिटिगेशन के कोई लिटिगेशन चल रहा है उसके बारे में जानना है, किसी को हमारे एजुकेशन के बारे में जानना है, किसी को फॉरेन जाना है उसके बारे में जानना है, किसी को मुझे गाड़ी लेना उसके बारे में जानना है, प्रॉपर्टी करना उसके बारे में जानना है, किसी भी बारे में जानना है। ये तो हर एक के बारे में जो भी कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे मैंने 2 7 11 बताया, ये सिखाया जाता है। और ये कॉम्बिनेशंस को आजकल क्या है, बनाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी चीज करना नहीं है, सब ऐप में मिलता है। कौन सा एप्लीकेशन यूज करना है, उस एप्लीकेशन में आपको वो जो नक्षत्र नाड़ी कैसे देखना है, उसमें कौन से नंबर्स देखना है, ये सिखाया जाता है, ताकि आपको ठीक ठीक प्रेडिक्ट कर सको। और ये सभी इवेंट जो मैंने कहा, इसके लिए हम प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्या होता है कई बार, मैंने बेसिक एस्ट्रोलॉजी में जो हम सीखेंगे 7 8 में, उसमें हम बेसिक टाइम लेते हैं, बर्थ टाइम, प्लेस लेते हैं, बर्थ प्लेस, डे लेते हैं, बर्थ प्लेस। कभी कभी टाइम ठीक होता नहीं है, क्या वो टाइम भी जब रिकॉर्डिंग जितनी होती है, बच्चा रोया तब का लिया, बच्चा बाहर आया तब का लिया, क्या कौन सा टाइम लिया, जुड़वे हुए तो कैसा, उनका तो फर्क है। तो केपी में इसीलिए प्रश्न कुंडली का सहारा लिया जाता है। जो प्रश्न कुंडली होती है, इट इज मोर परफेक्ट देन, इट इज डेफिनेटली परफेक्ट देन आवर नॉर्मल हॉरोस्कोप, बिकॉज ऑफ द टाइमिंग ऑफ द बर्थ, राइट, बर्थ टाइम के लिए। तो इसमें वैसे भी प्रश्न कुंडली का एक और भी है कि किसी का बर्थ टाइम अगर रेक्टिफिकेशन करना है, करेक्ट करना है, वो भी करेक्ट होता है। तो हाँ, उसको सीखते कैसे, 12 घर का हम पहले 12 घर के बारे में जानते हैं। 12 घर के क्या कारकत्व है, जैसे पहला घर तन भाव, दूसरा घर धन भाव, ये सब बता रहा था मैं, उसको जान लेते हैं अच्छे से। उसको जानने के बाद में हम नक्षत्रों के बारे में थोड़ा जानते हैं। 27 नक्षत्र होते हैं, और हर प्लैनेट के जो 3 3 नक्षत्र होते हैं उनके बारे में जानते हैं। ये कुछ मुश्किल नहीं है, और इजीली सीख सकते हो आप, अगर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो, थोड़ा रिवीजन किया आपने तो। नक्षत्रों के बारे में जानते हैं। एक बार नक्षत्रों के जानने के बाद में हम हर नक्षत्र के 9 डिवीजन किए जाते हैं वहां पे, आपको करना नहीं है, ऐप में होता है। और किस डिवीजन में हो, 9 में से कौन से डिवीजन में, जैसे आपका घर है, उसका 9 कमरे हैं, क्या, जैसे मैं 30 डिग्री का बताया ना, एक घर होता है, क्या आपके घर में मैं आया, क्या, तो मैं कहूंगा नहीं, मैं आनंद लाल जी के घर में गया, मैं चांदनी के घर में गया, मैं श्रीधर जी के घर में गया, क्या। तो मैं अगर श्रीधर जी के घर के ऑफिस में बैठा हूं तो उससे मेरा ऑफिशियल काम है। श्रीधर जी के घर के डाइनिंग में बैठा हूं तो मैं इतना क्लोज हूं उनके घर में खाने के लिए गया हूं। श्रीधर जी के घर में ड्राइंग में बैठा हूं तो मिलने के लिए गया, उनके साथ में बात की। ये या श्रीधर जी के साथ में जाके बालकनी में बैठा हूं, इतना क्लोज उनके साथ में कि मेरा आदान प्रदान चलता है। समझ में आए। श्रीधर जी के घर में बाहर गया, चप्पल रखा, बाहर ही हूं तो नहीं, इनकी पट्टी नहीं खाली गया घर के। ये जो 9 नक्षत्र होते हैं, उनके 9 भाग किए जाते हैं, उसको उप नक्षत्र कहते हैं, सब लॉट कहते हैं। वो सब लॉट के जो घर के किस घर को वो बता रहे हैं, वो सटीक उसलिए वो होता है कृष्ण मूर्ति पद्धति, ठीक है, वो सिखाया जाएगा। इसमें प्रश्न कुंडली जो होती है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। मैं आप लोगों का भी समय कम है, इसलिए केपी में खाली इतना ही बताता हूँ कि इट इज यू वन मस्ट नो केपी एस्ट्रोलॉजी एंड लर्न केपी एस्ट्रोलॉजी अलॉन्ग विथ बेसिक एस्ट्रोलॉजी, इसलिए मैंने इन दोनों को कंबाइन किया। वैसे कुछ आप एक चीज बताऊं सीक्रेट, अब मैं इसको रिकॉर्डिंग से निकाल के फिर बताता हूँ, ताकि एक सेकेंड। अभी मैं आप लोगों के प्रश्न लेता हूं, और आपको अपने प्रश्न का हाँ या ना में जवाब दूंगा। ठीक है? उसके 2 तरीके हैं। एक मैं तरीका पहले आपको सिंपल है, जो कि आपको भी सिखा दूंगा, आप भी बता सकते हो, अभी भी बता सकते हो, ठीक है, अभी भी बता सकते हो अपने मन में। आप दोनों प्रकार के क्वेश्चन आप सोच के रख लो। आप पहले वाले में फॉर्मूला में क्या पूछोगे,
दूसरे वाले फॉर्मूला में क्या पूछोगे? ये तो आप एक मन में कोई भी प्रश्न सोच लीजिए, उसका हाँ या ना में मिलेगा। जो आपने प्रश्न सोचा है वो आपका सफल होगा कि नहीं होगा, इसका आंसर मिलेगा। बस मुझे आपको कुछ बताना नहीं है, आप ही को आंसर सोचना है, आप ही को आंसर निकालना है। कैसे निकालना वो बता दूंगा। अभी कोई एक नंबर सोचिए आप, 12 से 108 के बीच में। 12 से 108 के बीच में कोई भी नंबर आप सोच लीजिए, जो नंबर पहले आया उसको अपने लिख के रख लीजिए, मुझे नहीं बताना है आप। नहीं बता। अब जो भी नंबर आपने सोचा, सपोज एग्जांपल के लिए अगर आपने 37 नंबर सोचा, तो मैं 12 से अगर उसको डिवाइड करता हूं तो 12 या 36, एक नंबर एक बचेगा, वो एक से मेरा काम। अगर आपने किसी ने 58 सोचा, 58 सोचा, तो मैं 12 मैंने 12 चौक 48, 4 से भाग दिया तो 48 होगा। 48 के बाद में 58 यानी 10 बचेंगे। ये वो 10 से मेरा काम, 10 से मेरा काम। ये मैंने मान लो किसी ने सोचा कि 83, तो 81 तक मेरा 12 से भाग जाता है, 2 बचता है मेरा, 2 से काम। ये समझ में आया ना सबको? ये समझा ना? ये ठीक है। अभी आपका जो भी आपने नंबर सोचा, वो 12 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर है, जो बचा हुआ नंबर है, वो रखो। तो उसको रखो, उसको रखो। मैं आपका आंसर यहाँ दिखाऊंगा या आपको भेज दूंगा, आप किसी भी व्यक्ति को पूछ के इसको यूज कर सकते हो। ये 12 घरों के नंबर्स हैं। अच्छा, जिसका भी रिमाइंडर एक है, जिसका भी रिमाइंडर एक है, आपका काम होगा लेकिन थोड़ी देरी से होगा। जिसका भी रिमाइंडर एक है, आपका काम होगा लेकिन देरी से होगा। अच्छा, ये प्रूवन है। ये माने ग्रंथों में लिखा हुआ है, ये हमने किसी ने बनाया नहीं है ऊपर से। अगर किसी का 2 नंबर आया है, ये तो बहुत ऑस्पिशियस है। आपने जो भी सोचा है, आप अभी इस समय का पूरा एडवांटेज लेना, और उस काम को, अगर जो भी सोचा है आपका, तो काम सफल होगा। और यू गो हेड विथ फुल पॉजिटिविटी। 3 अगर आपका है, राइट, 3 अगर आपका है, ये भी ऑस्पिशियस है, ये भी आपको सक्सेस दिलाएगा। 2 या 3, एक होगा तो थोड़ा डिले होगा, 2 है तो भी सक्सेस होगा, अच्छा टाइम है आपका, 3 है तो ऑस्पिशियस है, 4 है तो आपका काम नहीं होगा, अभी नहीं होगा। कम से कम, कम से कम 3 से 5 महीने तक आपका काम नहीं होगा, ऐसा सोचो। रुक दो उस काम को। अगर कोई डिसीजन, घर बनाना चाहते हो, गाड़ी खरीदना चाहते हो, या कोई का प्रॉब्लम, अगर कोई बीमारी के बारे में पूछा है, तो जाके इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाओ या केयर लो। या कोई चीज आपको घूम गई है, नहीं मिल रही है, वो तो नहीं मिलेगी, एटसेट्रा। या कोई व्यक्ति आपसे परेशान है, किसी हस्ती से आप परेशान हो, या कोई व्यक्ति आपको चाहता है, नहीं चाहता है, आप उसको चाहते हो, वो नहीं, अभी छोड़ दो उसको। 5 5 नंबर अगर आया आपका, तो ये भी ऑस्पिशियस नहीं है, तो ये अभी आपको रिजल्ट नहीं देगा। 6 नंबर अगर आया, ये आपका क्वेश्चन भी ऑस्पिशियस है और समय भी, आप इसका पूरा फायदा लेना। 2 नंबर, 3 नंबर, 6 वाले, वो आपका सक्सेस होगा। 7 नंबर अगर आया, तो आपका काम होगा लेकिन कुछ समय के बाद होगा। ठीक है। 8 नंबर अगर आया तो ठीक नहीं है। 3 5 8, ये तीनों भी आपका सक्सेस नहीं होगा। 9 नंबर आएगा, ये थोड़ा डिले करेगा, जैसे 7 और 1 के जैसे। 10 नंबर आया, आप बहुत एंथुसियास्टिक हो, लेकिन आप में पेशेंस नहीं है। ये तो आपको अगर सक्सेसफुल होना है,
तो आपको अपना एंथुसियाज्म मेंटेन रखना है और पेशेंस रखना है। 11 नंबर किसी का आएगा, ये ऑस्पिशियस है, ये अच्छा नंबर है, ये आप अपना जो भी काम आपने सोचा सक्सेसफुल होगा। 12 नंबर जिसका रखा है ये, या जीरो है, जिसका 0 या 12 है, ये, जैसा किसी ने 36 सोचा होगा, किसी ने 24 सोचा होगा, किसी ने 48 सोचा होगा, किसी ने 60 सोचा होगा, 72 सोचा होगा, 81 सोचा होगा, उनका है, ठीक है। तो डोंट बी डिसऑर्डर। आप जो कुछ कर रहे हैं, अगर मान लो आपका कुछ नहीं भी हो रहा है तो अभी आगे होगा। ये मैंने जानबूझ के आपको लिख के दिया पहले, ये मैंने किताब में से निकाला है, प्रश्नांक से। ये बहुत पुरानी किताब है और इसमें सफलता के ये नियम दिए गए हैं एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको जरूर ट्राई करना किसी के भी साथ में, है? और एक ही बार ट्राई करना, और जेन्युइन व्यक्ति के साथ, ये ट्रायल के लिए नहीं करना। आज हमने तो यहाँ क्लास में ट्रायल के लिए लिया लेकिन कोई व्यक्ति बहुत सीरियसली आपसे कुछ पूछ रहा है, तो उनको शांति से बैठाओ, उनको बोलो 12 से 108 नंबर याद याद करो, उसको शांति से समझाओ कि आप जो 12 से जो, या वो आप नंबर आप ले लो, क्या मेरे को बताओ, ऐसा बोलना। अब उसको 12 से भाग दे दो नंबर को, जो नंबर बचेगा इसको देखो, रिजल्ट को उसको बताना, होगा नहीं होगा। कैसा लगा? अच्छा लगा क्या? कुछ सीखने को मिला? अब दूसरा एक और तरीका है जिसका मैं आपको बताऊंगा कि आपका काम होगा कि नहीं। लेकिन रिमाइंडर आपको देना है मेरे, ठीक है। ये नहीं है तरीका, उसका तरीका अलग है। मैं क्यों ऐसा आप ही को बता रहा हूँ कि आपको पूछूंगा इंडिविजुअल, या मान लो 30-35 लोग हैं, क्या हो सकता है किसी का मैं आंसर नहीं कर सकूं, तो व्हाई शुड आई डिप्राइव समवन, राइट, ऑफ हिज बेनिफिट टुडे। आप एक से लेके 249, 249, 1 to 249, कोई एक नंबर सोचना। पहले अपना प्रश्न सोच लो, लिख के रख लो, राइट डाउन योर क्वेश्चन एंड थिंक ऑफ अ नंबर फ्रॉम 1 to 249। ठीक है, ये भी घरों से जुड़ा है, इसको भी 12 से भाग देना, डिवाइड इट बाय 12 एंड डिवाइड इट बाय 12 एंड राइट द रिमाइंडर। 12 से डिवाइड करो, जो भी नंबर है, मान लो 240 है क्या, तो 0 आएगा क्या, 120 है 0 आएगा, 124 है 4 बचेगा, 132 है, या 131 है तो 11 बचेगा, ऐसा है। जो भी बचा हुआ रिमाइंडर लेना। अगर हो गया है तो आप मुझे ये अंगूठा दिखा सकते हो, ये दिखा सकते हो कि थम्स अप कर सकते हो। अगर आपका 0, 2, 6, 11, 0, 2, 6, 11, कितने लोगों का आया है मुझे? 0, 2, 6, 11, रिमाइंडर किसका है? सब थम्स अप करो, 0, 2, 6, 11। यू विल बी सक्सेसफुल इन वॉट एवर यू हैव थॉट। आपका जो क्वेश्चन ये है, इट विल बी सक्सेसफुल। 1379 ये किसका है? थम्स अप दिखाओ। एक बचा किसका है? 3 है, 7 है, या 9 है? हेलो, कोई नहीं, कोई नहीं, 1, 3, 7, 9। आपका काम होगा, थोड़ा डिले से होगा, देरी से होगा, होगा जरूर। बाकी 4, 5, 8, 10 और 12 ये कितने का है?
4, 5, 8, 10 और 12। आपका कम से कम जो भी काम आपने सोचा है 6 मंथ्स तक आप उसको होल्ड करो, ठीक है? उसके बाद में आपको सक्सेस मिलेगा, राइट? अभी तो नहीं मिलेगा, ठीक है? इट इज सो इजी। प्रश्न कुंडली में या आपके प्रश्न कुंडली में और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में हम कुछ आपको ऐसे नंबर्स के बारे में बताएंगे। नंबर्स यानी नॉट न्यूमरोलॉजी नहीं है, ये नक्षत्रों के नंबर है, घरों के नंबर है। उसका नॉलेज लेंगे, कब देंगे? जब आप उन घरों के बारे में जान जाओगे। जैसे आप, किसी ने क्वेश्चन किया आपको कि मैं गाड़ी खरीद सकूंगा कि नहीं, कब खरीदूंगा? मेरी गाड़ी चोरी हो गई, मिलेगी कि नहीं? मेरा गहना चोरी हो गया, मिलेगा कि नहीं? मेरे मेरा बच्चा 2 बजे आने वाला था, 5 बज गए, अभी तक आया नहीं, कितने बजे आएगा? ये बीवी हमारी मार्केटिंग गई है, वो 1 घंटे में आना चाहिए, आज 3 घंटे हो गए, आई नहीं, कितने बजे आएगी? ये मुझे अभी तक के खाना नहीं आया, मेरा मेरा खाना कितने बजे आएगा? मुझे सर्जरी के लिए कितने बजे लेके जाएंगे? ये क्वेश्चंस भी आप आंसर कर सकोगे। ये मैरिज कब होगा उसका भी कर सकोगे, गाड़ी कब खरीदेगा उसका कर सकोगे, लिटिगेशन में जीतूंगा कि नहीं वो कर सकोगे, मैं अगर बीमार हूं तो कब ठीक हो जाऊंगा उसका कर सकोगे, आपको फॉरेन जाना है, मैं कब जा सकूंगा, मेरा वीजा होगा कि नहीं उसका कर सकोगे। इसके साथ में कुछ रेमेडीज बताऊंगा आपको, और अद्वितीय रेमेडीज। अगर आपने सोचा सुना है तो ठीक है, नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ। स्विच वर्ड्स है, स्विच आप ऑन करते हो लाइट जलता है क्या, अभी उस वो बहुत काम करते हैं। कुछ स्विच वर्ड्स आपको सिखाऊंगा। और एनिमल टोटम, कुछ हमारे एनिमल्स है जो कि भगवान के पास, हाँ, ऐसा कोई भगवान नहीं है जिसके पास में कोई एनिमल नहीं है। एनिमल टोटम के बारे में कुछ सिखाऊंगा आपको कि हाउ टू डू रेमेडीज, परफेक्ट रेमेडीज, सो दैट ए पर्सन इज बेनिफिटेड। तो इसमें देखिए, मेरा मैं प्रचार करने के लिए वेबिनार किया जरूरी है क्या, बट कई लोगों को पता होता है, इच्छा होती है, करते नहीं, अपॉर्चुनिटी लेते नहीं, क्या? आप ये अपॉर्चुनिटी लो, आपको भले एक हफ्ते में 2 घंटे के लिए, ठीक? और टेक दी डिसीजन टुडे। अगर ऐसा है तो मेरे 8895428755 ये नंबर है मेरा। आप इस नंबर में मुझे अभी व्हाट्सअप कर दो क्या मुझे इंटरेस्ट है, या आप कोई टोकन अमाउंट जैसे 500 है, 1000 रुपीज है, इसका जीपे कर सकते हो, 8895428755। साथ में क्या करना है आपको, आपका बर्थ डेट, टाइम और प्लेस, ठीक नहीं भी है तो लिखना, बर्थ डेट, टाइम एंड प्लेस, नाम लिखना, पूरा पूरा नाम लिखना, बर्थ डेट लिखना, टाइम और प्लेस लिखना, ये जरूर मुझे इन्फॉर्म करना। अभी हमारा कोर्स होगा 7 जनवरी से, संडे का दिन है। 7 जनवरी को हमने टाइम रखा है शाम को 5 से 7, पहले दिन हम करेंगे। जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उनका मैं टाइम पूछूंगा, जो उनको कन्वीनियंट टाइम होगा उस टाइम पे हम रख सकते हैं। मेरे पास में 2 स्लॉट्स रहते हैं, इवनिंग का स्लॉट भी होता है, आफ्टरनून का भी स्लॉट होता है, ठीक है? तो जो भी सबको, मेजोरिटी को अच्छा लगेगा वो स्लॉट रखेंगे और हम अब चलेंगे। हमारे कोर्सेस में, मेरे कोर्सेस में मैं ज्यादातर एक पर्सनल एटमॉस्फेयर रखता हूँ, फैमिली एटमॉस्फेयर। मेरा सिखाना ऐसा बजा के नहीं, हम पूछ पाछ के करते हैं। जो चीज अगर नहीं समझ में आई तो 2 बार 3 बार बताता हूँ, ये। तो आप में से कितने लोग करना चाहेंगे तो बताओ, थम्स अप करके। ठीक है, ठीक है। तो आप मुझे अभी आज ही अपना भेज दो, मेरे 8895428755, ये इसमें चार्ट में भेज देना। और अभी कोई क्वेश्चन है आपके तो मुझे 5-10 मिनट में आपके क्वेश्चंस ले सकता हूँ। क्वेश्चंस नहीं, नॉट अबाउट योर सेल्फ, क्वेश्चंस अबाउट एस्ट्रोलॉजी कोर्स एंड और नाड़ी, कृष्ण कुंडली कोर्स। कोई क्वेश्चंस है कि नहीं? दादा जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव। भाग्यश्री जय कैसे हो? गुरुदेव। कीर्ति। बहुत अच्छे है दादा। ये भृगु नंदी नाड़ी कोर्स होगा? देखो, ये ध्रुव नाड़ी कोर्स अगर जो है ना, ये वो ध्रुव नाड़ी होती अलग है। वो हाँ। कोर्स में ध्रुव, वो हमारे
ध्रुवीय नाड़ी सिखाते हैं हमारे बेसिक में जो सीखा आपने वही है, उसका एक दूसरा तरीका है। जैसे मैंने जामनी सिखाया आपको, जामनी एस्ट्रोलॉजी सीखे ना आपने, या आरूढ़ लग्न नहीं, वगैरह। जामिनी नहीं सीखे। ठीक है, आपको आरूढ़ लग्न बताया था ना मैंने, वैसा ही। हम्म। योगिनी दशा बताया था, आरूढ़ लग्न बताया था, वैसा। हम्म। ये भृगु नाड़ी एक्चुअली होती क्या है सुनो। भृगु नाड़ी होती है, एक व्यक्ति के पास जाना पड़ता है, उसके पास पोथी होती है, या वो होती है, वो पोथी में वो आपको देख, आपको प्रश्न पूछेगा, आपका प्रश्न वो बता देगा आपके मन में क्या ओके। है। एक हमारे ओके। उड़ीसा में काकटपुर में है, हमारे तमिलनाडु में है, वो नाड़ी अगस्त नाड़ी है वो, ये अगस्त्य। अच्युत नाड़ी है, उड़ीसा में है। भृगु नाड़ी है, उड़ीसा में है। ये हमारे दो तीन दो, अगस्त नाड़ी तो साउथ में बिल्कुल है। तो वो जो ग्रंथ से बताते हैं वो है। एक भृगु नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, बट जनरल हमारे ये नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी के जैसे है। ये जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, इसमें ये नक्षत्र नाड़ी ही है। दिस इज डिफरेंट नाड़ी, दिस इज दादा, नथिंग टू डू विथ। केपी, अगस्त्य नाड़ी। केपी। हाँ बोलिए। हाँ, केपी तो है कृष्णमूर्ति पद्धति को नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। इसमें दो प्रकार की पद्धति होती है। एक होती है कि आप एक इवेंट को देखना है, उसके घर को देखो, उसके घर के सब लॉट को देखो, उसके सब लॉट के कौन कौन से घर दिखाता है वो देखो, वो भी सिखाऊंगा। उसके साथ में दूसरी पद्धति होती है कि एक प्लैनेट होता है, वो कौन कौन से घर रिप्रेजेंट कर रहा है, कहाँ बैठा है, उसकी राशियां कहाँ है, उसके नक्षत्र होते हैं, उसके नक्षत्र कहाँ, उसके नक्षत्र के स्वामी कहाँ बैठे हैं, कौन कौन से घर देख रहे हैं, उसके उप नक्षत्र के स्वामी कहाँ बैठे, कौन कौन से घर। इसका एक टेबल आता है, इसका टेबल रेडीमेड मिलता है, उसमें से कॉम्बिनेशन निकाल के हम देते हैं, इसको नाड़ी एस्ट्रोलॉजी करते हैं। यस। हाँ। हम्म, हाँ आप सर, बताओ। वही करबी। हाँ, श्रीधर जी आप कुछ पूछ रहे हाँ सर, वही अगस्त्य नाड़ी भी इसमें कवर होता था, आपने हो? क्लैरिफाई कर नहीं, दिया। ये दूसरी होती है, अगस्त नाड़ी इज वेरी डिफरेंट आपने है। क्लैरिफाई कर दिया। वो सिखा नहीं जाता, मैं आपको इन नाड़ियों के बारे में करेक्ट। बताता हूँ। ये फैमिली प्रथा से आती है, क्या। मेरे करेक्ट। दादा परदादाओं ने किया, उनके पास वो ग्रंथ था, मुझे वो ग्रंथ ऑफर किया गया, वो ग्रंथ मिला मुझे, मैं उसको पता है काकटपुर में जो हमारे उड़ीसा में है, मैं उनके बारे में बताता हूँ, क्यों मैं जानता हूँ वो भी बताऊंगा, एक दो मिनट में बताता हूँ। इसलिए जानता हूँ। एक बार हम गए थे उसके उनके पास में कुछ पूछने के लिए, करीब हो गया मैंने 20-25 साल पहले। और उस समय ये था हमारा ग्रहण ग्रहण दोष था, उसके पहले ग्रहण था, हम दूसरे दिन पहुंच गए। तो अब ये जो व्यक्ति हैं, ये सवेरे 7 बजे से आते हैं और शाम को 6 बजे जाते हैं, कुछ खाते नहीं दिन भर। ये काकटपुर बंगला का उनको वरदान है, ये खाली पान खाते हैं दिन में बस। ये कुछ पैसा नहीं लेते, एक पैसा नहीं मांगते आपसे, 10 रुपया 100 100 रुपया आप जो भी दो वहां पे। आप जाएंगे, ये आपको कुछ भी नहीं पूछते, आप बैठे सामने में, आपके 3 प्रश्न बता देंगे वो आपके मन में क्या है, ठीक है? तीनों भी सही आते हैं, उसमें उसके आंसर पढ़ के बताते हैं, ठीक है? अब ये अच्छा बुरा यहाँ कहाँ निकल, अच्छा फिर उनका जब बेटा आएगा, उन्होंने मुझे हम लोगों को बता, हम 3-4 लोग गए थे, उन्होंने कहा अभी कल ग्रहण था, खुलेगा नहीं, आप बैठो, चलो बात करते हैं, बाकी लोग तो चले गए। तो वो उनके बारे में बताने लगे कि उनको कैसा मिला, कैसा उनका उसका पालन क्या करना पड़ता है। हमको नहीं खा के यहाँ बैठना है दिन सारा, हमको यहाँ लालच रखेंगे तो ये पोथी खुलेगी नहीं, जैसे ग्रहण है अभी नहीं खुल रही, कुछ भी नहीं दिख रहा मेरे को ग्रहण, कहते हैं। इतना उसमें सचेत आता है। और फिर इसका इंटरप्रिटेशन वो काव्य में होता है, वो गा के उसको उसको इंटरप्रिट करना है। हमारा अगस्त नाड़ी भी काव्य में होती है। अगस्त नाड़ी में कुछ कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं, वो आपको रिकॉर्डिंग करके देंगे, लेकिन इट कम्स आउट 90 to 95% इट हैज नथिंग टू डू विथ हॉरोस्कोप चार्ट, नो, राइट, नथिंग टू डू हॉरोस्कोप चार्ट। हॉरोस्कोप चार्ट प्रश्न कुंडली है, अलग ज्ञान है उसका, वो साउथ इंडिया में बनता है, यहाँ भी बनता है, तो उसकी अलग कुंडली बनाते हैं प्रश्न कुंडली की। हम जो प्रश्न कर रहे हैं कृष्णमूर्ति पद्धति वाले, हमारे पास में सिंपल है, हम एक व्यक्ति का प्रश्न लेते हैं, नंबर लेते हैं, उस नंबर से उसका होरारी निकालते हैं, होरारी यानी 2 घंटे के समय को होरारी कहते हैं। उस हाँ जी, होरारी हाँ। से नक्षत्र निकलता है, उस नक्षत्र के ऊपर पूरा जो 1 to 249 नंबर आपको दिया, जो आपने नंबर निकाला वो नक्षत्र का बीज है, एक नक्षत्र का नंबर है वो, जो आपका रिमाइंडर बचा,
वो नक्षत्र के ऊपर से आपकी प्रेडिक्शन होती है और सटीक आती है। और कोई क्वेश्चन है? Thank you. वेलकम वेलकम। Wonderful, sir. Your explanation was excellent. Very Yeah. small, very simple. आपने इतना अच्छा बता दिया. It is really अब awesome. अपने क्लास भी ऐसे ही होंगे क्या? कभी थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन आया भी तो आई क्लैरिफाई इट, ठीक है। आई थैंक यू ऑल फॉर एनकरेजिंग मी टुडे, और ज्वाइन करो इस कोर्स को। इसको मेरा कोर्स का कॉस्ट ये है 4,000 रुपीज, और अगर किसी के पास में 4,000 के देने तो तकलीफ है, दे नहीं सकते, आप मुझे 1,000 करके दे सकते हो, 500 करके दे सकते हो, क्या? और कोई ऐसा चाहता है कि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, सीखना चाहता हूँ, तो भी वेलकम। नो प्रॉब्लम, मेरे पास प्रॉब्लम नहीं है, क्या? कि सीखो सीखो, आके सीखो। ये दक्षिणा इसलिए होती है कि अपन जो सीखते हैं किसी को देना है, और दक्षिणा का एक महत्व होता है कि मैंने 1,000 रुपये रखता रहे, इसका कोर्स भी 1,000 रुपये वाला 100 रुपये वाला है। तो मैंने एक ऐसा रखा कि 300 रुपया एक कोर्स का रखे, ताकि 15 या 45, 4.5 नहीं कर, कम कर दिया, आपको 4,000 कर दिया। अच्छा है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। जय गुरु, ऑल द बेस्ट। इसका आपको नोट्स वगैरह मिलेगा सर? कुछ नोट्स हाँ, वगैरह मिलेगा? आप मुझे 8895428755, इस पे अभी व्हाट्सअप करो, मैं आपको बाय टुमारो मॉर्निंग आई विल गिव यू दी रिकॉर्डिंग, अभी जो रिकॉर्डिंग किया, और यूट्यूब का लिंक भेज दूंगा आपको। इसका जो मैं पीपीटी दिखा रहा था वो भी भेज दूंगा, ठीक है? डन एवरीबॉडी, गिव मी अ बिग थम्स अप, राइट? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अच्छा, मैं नेक्स्ट वेबिनार एक करूंगा, एक नेक्स्ट मंथ के ऐसे ही 20-25 तारीख को, एक और सब्जेक्ट लेके करूंगा, जो मैं आपको बता रहा था ना, जो एनिमल टोटम है या रेमेडीज का, तो उसको जरूर अटेंड करना। दैट वेबिनार विल बी वेरी गुड, ठीक है? ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। वेलकम।